रहीम बेटा, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। एंड उसमें हम जो बातें मेन पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड द एसिड रेन। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। इन पे अगर कभी लॉन्ग नोट लिखना भी आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों सवालों को अटैम्प्ट किस तरह करना है। उससे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम बैलेंस। ये दोनों टॉपिक्स जो हमने आज बताए हैं ये वाले, ये क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम बैलेंस। बेटा आप अगर गौर करें तो आपको अच्छी तरह पता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे करके ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे मेन टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग पढ़ानी है। तो इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट तक चीज़ें कैसे जाती हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक पूरे का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि मुख्तलिफ, ये जिस तरह कार्बन साइकिल तो वो एक न्यूट्रिएंट साइकिल हो रिसाइकल हो रहा है, नाइट्रोजन में दूसरा न्यूट्रिएंट यानी नाइट्रोजन हो रही है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर बड़े बैलेंस तरीके के साथ मूव करती रहती हैं। किसी भी जगह पे चोकिंग नहीं होती, यानी जाम नहीं होता ट्रैफिक का। सही है। तो कभी ऐसा हो जाए कि दुनिया से सारे के सारे प्रोड्यूसर ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ख़राब हो जाएगा और सारी डेड बॉडीज़ हो जाएंगी एनिमल्स की, क्योंकि वो उनको फूड नहीं मिलेगा। पहले वो एक दूसरे को खाते रहेंगे और आहिस्ता 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 वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस फ़र्ज़ की अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान, जिस तरह अगर हमारे इन्वायरमेंट में से सारी घास सारे पौधे ख़त्म हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पहले सबसे पहले जो इंसान और बाकी जानवर हैं वो समंदरी मखलूक को खाना शुरू कर देंगे। अगर वो भी ख़त्म हो गई तो फिर वो लोग किसको खाना शुरू कर देंगे? इंसान दूसरे जानवरों को खाना शुरू कर देगा। फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। फिर ऐसे जानवरों को खाना शुरू कर देगा जिनको इंसान नहीं खाता आमतौर पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता, यानी प्रोड्यूसर्स अगर ख़त्म हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट काफ़ी सालों तक चलता रहेगा, लेकिन फिर अचानक से धड़ाम से गिर जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि सिर्फ इंसान बचेंगे और इंसान इंसानों को खाना शुरू कर देंगे। सही है। फिर जब वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है बेटा कि इंसान असल में एक इकोसिस्टम के अंदर हर चीज़ तरतीब से मूव कर रही होती है और चल रही होती है, लेकिन इंसान चूंकि बड़ा ज़्यादा खुद को ज़हीन समझता है, इसलिए इंसान उस सिस्टम को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। मसलन इंसान क्या काम करता है? पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान काम करता है बेटा, वो मुख्तलिफ, जो आपने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसान के इम्पैक्ट पढ़े। पहला तो है इंसान पोल्यूशन काज करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोल्यूशन के ज़रिए इंसान हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करता है। तीसरे नंबर पे इंसान ओवर हंटिंग करता है, स्पीशी इंट्रोडक्शन या स्पीशी रिमूवल करता है, यानी अपनी मर्जी की स्पीशी को इन्वायरमेंट में ले आता है और अपनी जो इंसान को फ़ायदा दें, और जो इंसान का नुकसान करते हो या ना इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, फारिग हो, उनको इंसान फारिग कर देता है, निकाल देता है। इंसान उस सिस्टम को चैलेंज करता है जो ऑटोमेटिकली नेचर ने एक बैलेंसिंग करके रखी हुई है अपने फ़ायदे के लिए। यानी किसी स्पीशी, मसलन अगर आपको लगे कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर एक शेर आ गया है तो आप उसे रहने देंगे ज़िंदा, हालांकि चाहे वो आपको कुछ भी ना कहे, या मुख्तलिफ डॉग्स फिर रहे हैं तो आप उन्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे अगर आपको लगे कि यार ये हमें नुकसान कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे कि ये फ़लाँ चीज़ तो आप चाहें तो वो चीज़ को आप उसी इलाके के अंदर फैला देते हैं। सही है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए कि मेरे घर के अंदर कीड़े मकोड़े ना आए, ख़बरदार अभी अपना किचन साफ़ रखो, अपना कचरा साफ़ रखो, गंद ना फैलाओ, लेकिन इंसान वो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रे शुरू कर देता है। मच्छर को मारने के साथ में 15-20 वैसे नॉर्मल कीड़े भी मर जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इंसान अपने भले के लिए सिस्टम को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है और उस मॉडिफिकेशन की वजह से सिस्टम को डैमेजेस होते हैं। उन डैमेजेस को हम कहते हैं इंसान का इम्पैक्ट इकोसिस्टम के बैलेंस के ऊपर, जिनमें सबसे पहला जो काम है वो है ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ग्लोबल वार्मिंग जब आपने ये पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो हम कहेंगे इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ या इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब। ठीक है, वार्म हो गया है ग्लोब हमारा जो अर्थ है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको डेफिनेशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया।
इसके इम्पैक्ट आपको यहीं से जनरेट होंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं इंसानों के ऊपर और बाकी ज़िंदगी के ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसकी हम बात करेंगे वो है काजिज, कि व्हाट आर दी काजिज ऑफ दिस। डेफिनेशन के बाद काजिज में बेटा अगर आप सबसे पहली बात पढ़ें तो इंसान चूंकि प्लांट्स को कर देता है रिमूव, और बहुत सारी इंडस्ट्री, ये दोनों काम ऐसे, प्लांट्स का काम होता है हवा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो जो प्लांट्स हैं जब वो रिमूव करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हवा में रहता है, कम रहती है, हवा साफ रहती है, ठीक है। लेकिन जब काज क्या हुई कि प्लांट्स रिमूव हो गए, प्लांट रिमूवल, ठीक है, और नंबर 2 इंडस्ट्री प्लस पोल्यूशन। इंडस्ट्री से ऐसी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जो और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह गाड़ियां, वो धुआं, ये सारा मिला के इससे क्या इंपैक्ट क्या होता है, दे काज इंक्रीज इन CO2 लेवल इन द एयर। हवा के अंदर एयर का लेवल बढ़ जा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इधर देखें आप, ये फर्ज किया बेटा अगर जमीन है, ये ग्लोब है हमारा, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये भारी होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस हवा के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरी गैसेस जितनी भी हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह, ये सारी की सारी गैसेस अगर इस हवा में है ना, तो उनमें सबसे भारी वाटर वेपर होते हैं, वो नीचे होते हैं, और दूसरे जिस तरह धुंध में वो इकट्ठे हो के नीचे भी आते हैं। और दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ आ गई। इवन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास वाटर के मॉलिक्यूलर मास से भी ज्यादा है, ठीक है ना। देखें अगर आप गौर भी करें तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14, सही है, और जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है, एक का जो है वो 16 और 2 का 32, इसका 28 होगा, एक का 14 और दो का 28, ठीक है। हाइड्रोजन का 2, सही है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो C12 और O इट्स अबाउट 32, यानी CO2 है ना, तो 12 प्लस 32 इज 44, ठीक है। तो ये आमतौर पे बाकी सारी गैसेस से भारी होती है, इसलिए ये नीचे बैठती है, सही है। तो आप ये देखें कि अगर यहां बहुत सारी गैसेस हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्ज किया लाल लाल से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लोब की ग्रेविटी की वजह से इसके नजदीक नजदीक होगी, समझ रहे हैं बेटा बात को। कार्बन डाइऑक्साइड इसके नजदीक नजदीक होगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लोब के सबसे नजदीक होगी तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक खसूसियत है कि ये हीट को जज़ब कर लेती है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ गैसेस होती हैं, मसलन CO2, मसलन ओजोन यानी O3, मसलन इसके अलावा मीथेन CH4, ठीक है, और भी मुख्तलिफ गैसेस, ये 3-4 तो किताब में लिखे। अच्छा, होता क्या है कि ये गैसेस जो हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। क्या होता है बेटा कि ये सूरज की रोशनी की जो शुआएं हैं जब वो ज़मीन से टकराती हैं ना, तो वो जिस तरह कोई रोशनी जब ज़मीन से टकराती है ना तो वो डिस्पर्स हो जाती है, टूट जाती है, और उससे कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। और उन यानी आप लिखेंगे पूरे का पूरा, ये तो काज होगी ना, अब आप लिखेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशंस produced by the light falling on earth are absorbed by carbon dioxide cover on the earth। यानी होता क्या है कि वो शुआएं जब जमीन से टकराती हैं तो वो यहां हीट प्रोड्यूस करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की शक्ल में। वो हीट ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर लेती है, समझ रहे हैं ना बात को। जिस तरह ये समझे कि जमीन के कीते कंबल आ गया,
कैसे कंबल आ गया है कि सूरज की रोशनी की शुआएं जमीन से टकरा तो रही हैं, उनसे जो रेडिएशन वापस जाना चाहती हैं वो वापस नहीं जा रही, और वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के गिलाफ में जज़ब हो जाती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का गिलाफ गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जमीन गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये है बेटा काज। अब आप ये पूरी काज की इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, वो क्या कि दी प्लांट रिमूवल and the industry and pollution, they leads to increased level of carbon dioxide in the atmosphere. That carbon dioxide covers the air, the earth like a blanket, and it has a strong tendency to absorb the radiations which are produced by the light fall या light striking to the earth surface. जो लाइट अर्थ की सरफेस पे टकराती है उसकी जो रेडिएशंस होती हैं, उन सारी रेडिएशंस को ये जज़ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गर्म हो जाती है, जिससे ज़मीन के गिर्द एक वार्म ब्लैंकेट आ जाता है और ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर थोड़े नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। और ये काम कई हज़ार सालों, कई 100 सालों से मुसलसल हो रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्री आती जाती है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, आप सोचें कि पिछले कोई इट्स अबाउट 1800 यानी 200 साल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में 30% बढ़ गया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारा काम होता है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है आप लिखेंगे कि वो वार्म हो गया। काज पता लग गई बेटा। अब उसके इफेक्ट क्या है, सीधी सी बातें हैं, बड़ी आसान। आप ये सोचें बेटा कि ज़मीन के यानी उसके इम्पैक्ट क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इफ़ेक्ट्स ये हैं कि नंबर 1 ग्लेशियर्स। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स बताता जाऊंगा। ग्लेशियर्स बेटा जल्दी पिघलते हैं। बर्फ़ जो पड़ी हुई है हवा के पहाड़ों की चोटियों पे, वो गर्म इन्वायरमेंट में जल्दी पिघल जाती है, जिससे क्या होता है, आम तौर पे अल्लाह ने जो सिस्टम रखा है, हम जो बैलेंस सिस्टम है वो क्या है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो, या भारत की बात करें, हम पूरी दुनिया की बात करें, कई मुल्क ऐसे हैं जो जमे ही रहते हैं, लेकिन उनमें भी लाइट गिरती है, रोशनी आती है और हीट होती है, तो उनमें भी बर्फ़ तो पिघलती ही है। लेकिन बताने का मकसद तरीका ये होता है कि जो आइस कैप्स होती हैं ना, यानी जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पे जब लाइट पड़ती है वो हीट की वजह से बर्फ़ पिघलती है और वो पानी आना शुरू हो जाता है। फिर जब सर्दी का मौसम आता है तो दोबारा वहाँ बर्फ़बारी हो जाती है, वो बर्फ़ वहाँ दोबारा जम जाती है। तो सर्दी के मौसम में बर्फ़ जमती है और गर्मी के मौसम में वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती पूरे 6 महीने 8 महीने जो गर्मी के और नॉर्मल इन्वायरमेंट के होते हैं उनमें वो पानी आता रहता है और लोगों को पानी मिलता रहता है, फसलें सराब होती हैं, जानवर पीते हैं, इंसान इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो समंदर में थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, और फिर अगले साल दोबारा से वही साइकिल चल पड़ता है। ये तो नॉर्मल है, यानी 8 महीने। लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर जल्दी पिघल जाए, जो यहाँ पे हो रहा है केस, ग्लेशियर्स वो मेल्ट जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, वो जल्दी मेल्ट होंगे तो अचानक बहुत सारा पानी आ जाएगा, ठीक है। ग्लेशियर्स के अचानक मेल्ट होने की वजह से 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान होगा फ्लड आएंगे, ठीक है, सैलाब आएंगे। अगर आप देखें तो हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा मुल्क जो है वो अफेक्टेड है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। और उसकी वजह, उसकी मुख्तलिफ वजह हैं, लेकिन उनमें से एक वजह यह है कि हमारे बहुत ज़्यादा जो पानी आता है वो उन्हीं इलाकों से आता है जो ग्लेशियर्स से हैं, कश्मीर के इलाके और ये सारे, ठीक है। तो और इसके अलावा हमारे इन इलाकों में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान, पहला जो ग्लेशियर्स जल्दी पिघले तो फ्लड आ जाएगा। दूसरा, मुझे एक बात बताएं, दूसरा आ जाएगा ड्राउट। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, ले पानी ऊपर आप फ्लड लेके आ रहे हैं, नीचे ड्राउट। यस बेटा, होता ये है कि जब 8 महीने का पानी 1 महीने में पिघल के निकल जाएगा तो बाकी 7 महीने पानी नहीं होगा, कम होगा। दरिया कुछ महीने तो फ्लडों से भरे रहेंगे और कुछ महीने खुश्क। क्यों? पीछे से पानी, सारी बर्फ तो मेल्ट हो गई। समझ गए ना बात को? ये होता है असल। और हमारे मुल्क में कितने सालों से ये हो रहा है, जब तक वाटर स्टोर नहीं किया जाता, जब तक प्लांट्स जमा नहीं किए जाते। अब वो ग्लोबल वार्मिंग से हम प्लांट्स लगा के निमट तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या है कि पानी को स्टोरेज भी जरूरी है, वो जो डैम्स वगैरह बन रहे हैं तो वो सारा कुछ है।
और ये जरूरी है, अगर ये नहीं तो सारे का सारा पानी 3 महीने पानी मेल्ट होके सारा निकल जाया करेगा, बाकी 8-9 महीने हम भूख प्यास से मर जाया करेंगे। समझ गए ना बात को, जब पानी स्टोरेज इतना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आता है बेटा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो मेन तरीन। इससे और नुकसान क्या है, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल का मतलब है समंदर का जो सरफेस है, पानी की सरफेस, वो राइज कर रही है। ऑब्वियसली जब सारे का सारा पानी दबादब पिघल के किधर चला जाएगा, समंदर में, तो समंदर तो ऊंचा हो जाएगा नॉर्मल से। ठीक है, आप ये सोचें कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं राइज इन द सी लेवल। जब सी लेवल में राइज होती है तो कई जजीरे और कई ऐसे मुल्क जो क्लोज हैं साहिल समंदर के साथ, वो एरियाज उनकी ज़मीन के वो डूब जाते हैं उसमें। मैं इसी एग्जांपल देता हूँ, मालदीव्स, किताब में लिखा हुआ है। मालदीव एक ऐसा मुल्क है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में मालदीव कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जजीरों के ऊपर है, जिस तरह इंडोनेशिया है, ये भी मुसलमान मुल्क है, छोटे छोटे जजीरों के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान के भी कुछ जजीरे हैं जो इस साइड पे हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे, समंदर के अंदर हैं। ठीक है, तो ये जो जजीरे होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, ये समंदर के अंदर से यानी निकल भी आते हैं। ठीक है, जब समंदर का लेवल नीचा होता है, और फिर अगर बहुत ज़्यादा समंदर का लेवल ऊपर आ जाए तो ये उसमें डूब भी जाते हैं। अब उसके कई जजीरे यानी आइलैंड्स ऐसे हैं मालदीव्स के, जो समंदर की सरफेस से कुछ मीटर ही ऊंचे हैं बस। अब जैसे जैसे सी का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो जजीरे वो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी की लपेट में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन जगहों पे रहा नहीं जा सकेगा, तो मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाएंगे। इस तरह समझ आ गई बात की। अगर सी लेवल इस तरह बढ़ता रहा तो हमारे अपने मुल्क के बहुत सारा एरिया कराची का उसमें आ जाएगा फिर। और इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सी लेवल होता, मालदीव्स ने बकायदा, उनकी एक पार्लियामेंट ने बकायदा एक एहतजाजन दुनिया को शर्म कर दिलाने के लिए एक इजलास अपना पानी के नीचे वो लगा के सिलेंडर वगैरह, तो वो नीचे लेके गए कि हम दुनिया को ये एहतजाजी तौर पे बताएं, अलामती तौर पे, कि हम डूब रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती। मतलब इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और आप पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, तो आप ये कंट्रोल करें इसको। तो बेटा जो भी ये मैंने बता दिया, अब ये फ्लड से जो मसले आएंगे वो आपको पता है। फ्लड से क्या मसले आएंगे, वो जो बहुत ज़्यादा ऊपर से सॉइल, जब सैलाब आता है ना, तो ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा ऊपर से बहा ले जाता है, तो सॉइल इरोजन होगी, फसलों ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़राब होगी, खड़ी फसलें तबाह होंगी। उनसे जो मसले मिसाइल फेमीन्स आएंगे यानी कहत आएंगे, वो आप सब, मतलब आपको बेसिक मैंने आइडिया दे दिया कि ये इम्पैक्ट्स हैं दो। इन दो इम्पैक्ट्स को आप जितना लंबा करके लिख सकते हो और इनके अगले इम्पैक्ट्स भी आप मजीद लिख सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बेटा ये नुकसान हैं, और मैंने आपको बता। अच्छा एक चीज़ बस, अगर आपको मैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये तो आपने समझ लिया, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक चीज़ है ग्रीन हाउस इफेक्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, और वो आप इसके साथ लिखें अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो। ग्रीन हाउस बेटा पता है ये क्या बनाया जाता है? ये बेटा ग्रीन सा एक कमरा होता है, ये शीशे का बना हुआ बेसिकली कमरा होता है। आमतौर पे वो लोग इसमें, आजकल तो प्लास्टिक शीट भी ऐसी मिल जाती हैं जो ग्रीन हाउस का काम देती हैं। ये नर्सरियों वालों ने काम किया होता है, बल्कि कई जगहों पे मुख्तलिफ फ्रूट सब्जियां उगाने वालों ने भी ये काम किया होता है। तो होता क्या है कि वो करते ये हैं कि एक कमरा सा, इस तरह कमरा ना भी हो, वैसे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो ये बाकायदा बने हुए हैं जिनमें रोशनी, बाकायदा शीशा लगा हुआ है, ऊंचे ऊंचे ग्रीन हाउस हैं। लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे प्लांट्स होते हैं बेटा, फर्ज किया सही है, और वो यहाँ पे गमलों के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, या गमलों के अंदर ना भी हो तो वैसे ज़मीन के अंदर लगा लें। ठीक है, होता क्या है कि इसमें सूरज की रोशनी आ तो सकती है, ये देखें आप, ये सूरज की शुआएं, ये रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा मैंने बता दिया नीचे बैंड की हैं। ठीक है, आ तो सकती है, लेकिन इसमें से वापस जो है वो रेडिएशन पास, वो जो रेडिएशन वापस जाती है वो वापस यहाँ से वापस आ जाती है। समझ गए ना बात को? तो वो रेडिएशन वापस है। इससे क्या होता है कि इस कमरे के अंदर तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे आराम से उग जाते हैं। कई दफ़ा बहुत ठंड होती है, उसमें आमतौर पर बीज ग्रो नहीं करते। कुछ ऐसे पौधे होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या मुख्तलिफ ऐसे पौधे हैं जो उगते ही नहीं है ठंड में, उनको ठंड में उगाने के लिए ये वाला काम किया जाता है।
ज़मीन के साथ यही हो रहा है। आप ये समझें कि वो जो ग्रीन हाउस, जो शीशे वाला ग्लास है ना, वो ये कंबल है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये रोशनी की शुआओं को आने तो देता है, वापस नहीं जाने देता। समझ गया ना जी? तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट दी ज़मीन के ऊपर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे करेंगे, तो आप यही बताएंगे कि दी कंबल या गिलाफ, द कवर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक ओजोन, लाइक मीथेन, मैंने बताया, ठीक है। दे कवर द द अर्थ सरफेस just as the glass of the greenhouse. Thus the radiations come inside, but they cannot go back. This leads to rise in the temperature, leading to global warming as well. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट जज़ब की, वो क्या था, वो यही शीशा ही तो था जिसने बाहर नहीं जाने दी और खुद जज़ब कर ली। तो ये बेटा आपको समझ आ गया कि ये क्या है। अब हम देखते हैं एसिड रेन। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे, बस थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि किताब में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। एसिड रेन बेटा कहते हैं तेजाबी बारिश, अगर आप खुद गौर करें, यानी दी रेन विद लो पीएच एंड इंक्रीज्ड एसिड लेवल। आमतौर पे बेटा जो रेन वाटर होता है ना, आपको पता है नॉर्मल पीएच होती है 7, रेन के वाटर की आमतौर पे थोड़ी पीएच होती है, 7 से थोड़ी सी कम होती है। उसकी वजह होती है कि जो रेन वाटर होता है ना, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ये नॉर्मल है H2CO3, ये एक एसिड है जो H पॉजिटिव आयन देता है। आपको पता है हर वो चीज जो H पॉजिटिव आयन दे वो क्या होती है, वो होता है एसिड। तो ये H पॉजिटिव आयन देता है, जिसकी वजह से पीएच थोड़ी सी गिर जाती है। आपको पता है ना, 7 से कम पीएच हो तो एसिडिक होती है, 7 से ज्यादा हो तो बेसिक होती है, ठीक है। तो ये असल बात ये थी, लेकिन कई दफा बेटा इसका पीएच लेवल बहुत ही कम हो जाता है। मतलब 6.8 है तो वो 6 पे आ जाती है, कई दफा तो वो 5.5 पे भी जा सकती है। यानी रेन वाटर, ऐसा क्यों होता है? जब हवा के अंदर इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारी पोल्यूशन हो जाए ना, मसलन नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, ठीक है, NO2, N2O, NO वगैरह वगैरह, सल्फर के ऑक्साइड हो, SO2, SO3 वगैरह वगैरह, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बनते कैसे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये इंडस्ट्री की वजह से बनते हैं। इवन हवा के अंदर भी बन जाते हैं ड्यू टू थंडर स्टॉर्म्स वगैरह, लेकिन वो उससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोयला जहां जलता है वहां पे भी बन सकते हैं सल्फर के कंपाउंड्स, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जो ये कंपाउंड्स बनाती हैं, ठीक है। ये जब रेन वाटर जब नीचे आ रहा होता है ना, वाटर जब आ रहा होता है तो ये एसिड बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? H2O, ये जब ये बनते हैं तो ये 2 एसिड बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HNO3, सही है। सिमिलरली ये H2SO4 बनाता कैसे? अब वो केमिकल रिएक्शंस में हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ पढ़ाना है मुझे। ये है बेटा एसिड, और जब ये वाटर के अंदर जमा हो के रेन की शक्ल में नीचे आएगा, तो जब ज्यादा होगा तो हम कहेंगे तेजाबी बारिश है, एसिड रेन है, सही है। तो ये ऐसे बनती है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये कैसे बनते हैं? ये इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है। अच्छा, जब एसिड रेन आती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसके इफेक्ट मैं आपको 4 बेटा किताब में लिखे हैं, मैं सिर्फ 4 बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं उसके। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है किताब में लिखा वो ये है बेटा कि देखें, अगर आप गौर करें कि ये जो एसिड है ना, ये जब मिट्टी के ऊपर पड़ेगा ना, तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स ने इस्तेमाल करने थे, लेकिन ये उनके साथ केमिकली रिएक्ट करके उनको खराब कर देगा, सही है। तो आप क्या कहेंगे? इट वॉशेस, नंबर 2 डिस्ट्रॉयज द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। उसकी वजह से आपको समझ आ गई कि क्या क्या नुकसान हो जाता है, सही है ना। जमीन की ऊपर वाली सरफेस से न्यूट्रिएंट्स वॉश हो जाते हैं, जमीन खराब। जो फसलें खड़ी होती हैं, ठीक है, या जो दरख्त खड़े होते हैं, बागात होते हैं, ये क्या करता है? उनकी ये तेजाब होता है। आपको पता है कि जड़ के रूट हेयर जो होते हैं, जिन्होंने पानी जज़ब करना होता है, वो कितने कमजोर होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, वो सेल्स होते हैं, उनको ये डैमेज कर देता है।
ज़मीन के अंदर पौधे को जो आपने पानी की बजाय तेजाब डाल दिया, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके रूट हेयर्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जड़ें डैमेज होती हैं, जड़ें डैमेज होती है तो उनकी ग्रोथ खराब हो जाती है, कम हो जाती है। सही है, तो हम कहेंगे डैमेजेस द रूट हेयर्स एंड लीव्स एज वेल, पत्तों को भी खराब करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेटेलिक सरफेसेस, गाड़ियां और लोहे की सारी चीजें और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं सारे, ये खराब हो जाते हैं। लोहे की जो जितनी चीजें होती हैं दे आर, वो भी खराब हो जाती हैं। सही है, तो हम कहेंगे मेटेलिक, हम कहेंगे कुरूजन, यानी उनको जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग, रस्टिंग अच्छा लफ्ज है। और आखिर में बेटा कई ऐसी चीजें हैं जो पत्थर की बनी हुई हैं, जिस तरह ये मार्बल है, जिस तरह अच्छा अच्छा पत्थर लगा हुआ है ताजमहल में, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे बड़े पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे बड़ी देर से पत्थर लगा हुआ है। वो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उनमें से कैल्शियम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, वो मार्बल ख़राब होना शुरू हो जाता है। सही है, तो हम कहेंगे, समझ रहे ना बात को, डोलोमाइट और जो मार्बल होता है वो सारे का सारा तबाह होता है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट और महंगे महंगे कंस्ट्रक्शन जो है, मॉन्यूमेंट्स जो हैं तारीखी, वो सारे के सारे तबाह हो रहे हैं। क्योंकि आप ताजमहल को स्टील से दोबारा तो नहीं ना बना सकते, आपको तो वही पत्थर वाला ही चाहिए, क्योंकि वो है ही वो बना ही वैसे था। तो लेकिन जब उसके ऊपर एसिड रेन गिरती है तो वो डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरह बहुत सारे और मॉन्यूमेंट्स यहाँ पाकिस्तान में भी हैं जो इस तरह ख़राब हो जाते हैं। सही है जी, तो ये 4 पॉइंट्स किताब में इधर लिखे हुए थे, बाकी आप एक्स्ट्रा जितने मर्जी लिख सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।